जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है झिलमिल और आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। तो ये जो है ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो आप पढ़ाते हैं उससे अलग है, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं एक टॉपिक उठाऊंगी और उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूंगी, जिससे आपको क्या होगा कि आंसर फ्रेमिंग में मदद आएगी कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आप फ्रेम कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग मॉडल आंसर्स बनाएंगे, मैं बना के दिखाऊंगी, आपको पढ़ाऊंगी और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आपको अपना आंसर बनाने में मदद आए। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। तो क्वेश्चन फॉर मेंस, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो सोशियोलॉजी किस तरह से इमर्ज हुआ था, कहाँ से इसका जन्म हुआ था, कैसे सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी क्या है बेसिकली, आप में हम सब मिलके सोसाइटी बनाते हैं और इस सोसाइटी को जो स्टडी करता है दैट इज सोशियोलॉजी। ठीक है, लेकिन ये सोशियोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंस देना कि इसको एक डिसिप्लिन के तौर पे यूज़ करना कब से स्टार्ट हुआ और इसकी जन्म कहाँ से हुई, ये पूरा हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बैक में जाना पड़ेगा। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यूरोप में क्या चल रहा था, फ्यूडलिज्म चल रही थी, इस सब के बारे में जानना है और थोड़े अलग तरीके से डिस्कस करेंगे हल्के फुल्के वे में, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना है जब आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे कि सोशियोलॉजी के जन्मदाता का नाम है ऑगस्ट कॉम्टे। इन्हीं की वजह से हमारे सामने ये इतनी मोटी मोटी बुक्स है सोशियोलॉजी की और हमारे सामने एक नया कोर्स आ गया सोशियोलॉजी का। बट दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज सोशियोलॉजी इज़ वेरी इजी कंपेयर टू अदर सम ऑफ द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। मैं खुद बायो बैकग्राउंड की हूँ बट मैंने सोशियोलॉजी लिया बिकॉज आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड ईजी एज वेल। तो सोशियोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट अ शॉर्ट हिस्ट्री। सोशियोलॉजी का जो पास्ट है वो काफ़ी पुराना है। अगर हम लोग इंडियन माइथोलॉजी के बारे में के संदर्भ में देखें तो आप देखो रामायण महाभारत में जैसे वानर सेना थी हनुमान जी की, वो भी तो एक सोसाइटी ही थी। जो कौरव पांडव थे महाभारत के, वो भी तो एक सोसाइटी ही थी। तो सोसाइटी बहुत पुरानी है, लेकिन इसका जो स्टडी है, स्टडी इज इट एक्ट्स एज अ डिसिप्लिन, दिस इज ऑफ रीसेंट ओरिजिन। The study of human society in scientific way is said to have begun with Auguste Comte. कुछ जो फिलोसोफर्स, कुछ सोशियोलॉजिस्ट जैसे अगस्ट कॉम्टी, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ये लोग जो थे दे उनका जो दिमाग था वो चाचा चौधरी से भी ज़्यादा तेज़ चलता था। ठीक है जी। देन दे थॉट कि भाई इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक लोग दूसरे लोग के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह का उनका बिहेवियर होता है, इसको एनालाइज करना चाहिए, इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जब मैथ साइंस को इतना इम्पोर्टेंट मिलता है तो सोशियोलॉजी को क्यों नहीं, ये भेदभाव क्यों। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए ये लोग एक नया डिसिप्लिन लेके आ गए, दैट वाज सोशियोलॉजी। ठीक है जी। द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन of academic interest is of recent origin. Its emergence as a discipline can be attributed to the vast changes that took place in the 19th century. तो इस दौरान जैसे कि आपको पता है ये जो फॉरेनर्स मतलब मैक्स वीबर हो गए, अगस्ट कम्प्टी हो गए, एंटोनी गिडन्स हो गया, ये लोग जो थे हमारे बेसिकली इंडिया के नहीं थे, तो वो अब्रॉड फॉरेनर्स के थे। तो उन्हीं के दौरान उस दौरान जो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी हुआ। तो इस तरह से इनके बीच सोशियोलॉजी जन्म हुआ। उस दौरान मतलब 19th सेंचुरी में जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, मतलब वहाँ पे फ्यूडलिज्म चल रहा था यूरोप में, फ्रांस में फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉज का डोमिनेशन था। लोगों में लिबर्टी नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी। कुछ फ्यूडिसरीज जो थे वो अपने आप को भगवान समझते लगे थे। चर्च का डंका बजा, मतलब वो लोग क्या करते थे कि भगवान के नाम पे ऑर्डर्स इशू करते थे। मतलब जो चर्च के ओनर्स हो गए, जो एक पावर बॉडी है जैसे कि मान लीजिए चर्च, तो वो लोग बोलते थे भगवान का आदेश है कि आप लोग को आज से अपना धर्म बदलना पड़ेगा। भगवान का नाम लेके वो लोग लोगों से कुछ भी कराते थे एंड लोगों में ये रीज़न करने का कि भगवान हमको ऐसा आदेश क्यों देंगे जबकि हम भी उन्हीं के बच्चे, वो भेदभाव क्यों करेंगे। तो उनमें वो रीज़न करने की क्षमता नहीं थी और वही क्षमता धीरे धीरे आई जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ एंड दैट पीरियड वाज कॉल्ड एज एनलाइटमेंट पीरियड। वही हम लोग डिस्कस करेंगे लेटेस्ट स्लाइड्स में।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या हुआ था? फर्स्ट हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सोशियोलॉजी इमर्ज फर्स्ट इन यूरोप एज ए रिस्पॉन्स टू द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट प्रिवेलिंग इन यूरोप ऑफ द टाइम। तो सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ? उस टाइम पे सोशल एंड इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट, मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब लोगों में रीज़न करने की क्षमता जागृत होने लगी कि भाई ये तो गलत हो रहा है, यू हैव टू स्टैंड इट अगेंस्ट इट। पहले क्या होता था कि लोगों में अगर गलत भी किया जाता था, गलत ऑर्डर्स भी पास किए जाते थे कि भगवान के नाम पे तुमको ये करना है, तो लोग आंख बंद करके विश्वास करते थे भगवान ने बोला है तो करना ही है। लेकिन अब जैसे जैसे सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ तो लोगों में इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ी और लोगों में रीज़न करने की, रैशनल थिंकिंग की जो क्षमता है वो बढ़ी। यहाँ पे हमारे अगर हम लोग सोशल रिफॉर्म्स चैप्टर में देखें हिस्ट्री में, तो राजा राम मोहन रॉय, ही वाज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, उन्होंने जो बोला कि भाई अंधविश्वास मत करो, विश्वास करो बट अंधविश्वास मत करो, यही चीज़ यूरोप में हो रही थी। In order to understand the emergence of sociology in Europe, one needs to appreciate the relationship between society and ideas. Society और ideas के बीच का जो relation है वो उसको जानना बहुत ज़रूरी है in order to understand कि किस तरह से sociology emerge हुआ। Society देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। यहाँ पे ये लोग हैं, ठीक है, ये 4 लोग हैं और ये हमेशा जो है सूरज ढलने के पहले पहले ही खाना मतलब खा लेते थे। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी कम्युनिटी एनीथिंग, मैं बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ। खाना खा लेते थे, ठीक है। तो एक यहाँ पे उनका एक छोटा सा बच्चा है एंड ही आस्क्स कि हम लोग सूरज ढलने से पहले खाना क्यों खाते हैं? तो ये लोग जो है ये बोल रहे थे ये पुरानी परंपरा है, ऐसा ही करना होता है वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। बट दिस चाइल्ड ही वाज ऑफ रैशनल व्यू एंड सी, भगवान ऐसे क्यों नाराज होंगे? ऐसा थोड़ी होता है कि भगवान जब सूरज ढलने के बाद खाना खाएंगे तो हम लोग भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इसके बीच में कोई साइंटिफिक रीज़न होगा, कोई लॉजिकल रीज़न होगा। तो क्वेश्चनिंग जो आइडियाज़ है, फिर इस बच्चे में एक आइडिया आया कि भाई नहीं, सूरज ढलने के बाद अगर हम लोग खाना खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करना थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने ये बताया होगा कि हमको सूरज ढलने से पहले जो है वो खाना खाना चाहिए, सिंपल एज दैट। तो पूरी नॉलेज नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो ये नॉलेज, ये आइडियाज़ जो है वो इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई थी लोगों में। जस्ट अ सेक। The emergence of sociology as a scientific discipline can be traced back to the Industrial and the French Revolution. This period of change and in the European society is known as the Enlightenment period. ये बहुत ज़्यादा important है। तो सबसे पहला बात क्या आपको जानना है कि पहले वहाँ पे क्या था, कि वहाँ पे एक ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, फ्यूडिशरीज थी, और वहाँ पे सोशियोलॉजी जो था इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, इट हैज़ अ शॉर्ट हिस्ट्री बट अ लॉन्ग पास्ट। और सोशियोलॉजी जो है वो धीरे धीरे करके इमर्ज हुआ, और इसके इमर्ज होने का सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन किसको जाता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को। और उसके बाद जब फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तब एक बहुत ही ड्रामेटिक चीज़ हुआ, दैट वाज एनलाइटमेंट पीरियड। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में ये एनलाइटमेंट पीरियड के बारे में लिखना ही मैंडेटरी है। इसको याद रखिए, एनलाइटमेंट पीरियड क्या है। So the term enlightenment is used to indicate the intellectual movement in the 18th century. Just a sec. 18th century Western and Central Europe, specifically in France and England. Enlightenment period basically क्या था कि ये जो लोगों में intellectual ideas generate होने लगे थे in the 18th century in France and Europe, that is period is known as the Enlightenment period, क्योंकि लोग जो थे वो enlightened होने लगे थे। Enlightenment मतलब क्या कि you have to see beyond the conservative norms। जैसे कि यहाँ पे बुद्ध हैं, उनको enlightenment feel हो गया था, ओके तो ठीक इसी को याद करने के लिए मैंने ये पिक्चर रखा हुआ है। तो जैसे बुद्ध में एनलाइटमेंट आई थी टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, उस दौरान 18th सेंचुरी में यूरोप और फ्रांस में, मतलब फ्रांस में एनलाइटमेंट, लोगों में इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो बढ़ी थी, लोगों में रैशनैलिटी बढ़ी थी, लोगों में क्वेश्चन करने की क्षमता बढ़ी थी कि भगवान ऐसा आदेश नहीं देते हैं, वी हैव टू आंसर एवरीथिंग। The essence of enlightenment lays in its challenge
to absolutism, the questioning of authority, तो ए न्यू कंसेप्शन ऑफ ट्रूथ। एब्सोल्यूटिज्म मतलब जैसे मैंने चर्च का एग्जांपल दिया, चर्च में उस दौरान क्या होता था, वहाँ पे सुपीरियरिटी होता था। वो चर्च में भगवान के नाम पे लोगों से कुछ भी इलीगल काम भी कराते थे, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके बाद केस रिलेटेड इश्यूज होते थे। तो यहाँ पे एनलाइटमेंट पीरियड ने इस चीज़ को पूरी तरह से हटा दिया कि भगवान लोगों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भगवान लोगों से इलीगल चीज़ें नहीं कराते हैं। तो ये लोगों में क्वेश्चन करने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगी थी। एनलाइटमेंट स्टूड फॉर द क्लासिक ट्रायोलॉजी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। एनलाइटमेंट की वजह से ही लोगों में ये चीज़ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी व्हिच वर द बेसिस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो बढ़ने लगी थी। लोगों में बढ़ने लगा था कि वी हैव द राइट टू इक्वालिटी, वी हैव द राइट टू लिबर्टी, वी हैव द राइट टू इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है वो एनलाइटमेंट पीरियड के दौरान ही लोगों में आई थी। The Enlightenment appears as the most appropriate point of departure in the society in the study of the origin of sociological theory. First, a scientific approach to the study of society dates back to that period. The 18th century thinkers began more consistently than any of their predecessors to study the human condition in a scientific way using the method of natural sciences. Next जो है, जब लोगों में रीज़न करने की चीज़ें बढ़ने लगी, लोगों में रैशनैलिटी बढ़ने लगी, लोग रीज़न करने लगे कि ऐसा क्यों होता है, तो लोगों के जो है वो साइंटिफिक जो थॉट्स है वो इमर्ज होने लगी लोगों में कि किस तरह से जो प्लांट्स है, जैसे प्लांट्स में भी लाइफ होती है, फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह से फंक्शन होते हैं, जो लाइफ फॉर्म्स किस तरह से जन्म लेती है। तो बेसिकली एक साइंटिफिक बैकग्राउंड के ऊपर वो लोग को नॉलेज होने लगी और साइंटिफिक एवोल्यूशन, एक तरह से हम लोग कहें तो साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो है वो इमर्ज होने लगी। फर्स्ट पीरियड था कि फ्यूडलिज्म, उसके बाद आया एनलाइटमेंट मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके बाद आया एनलाइटमेंट पीरियड। और एनलाइटमेंट पीरियड के दौरान ही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है वो इमर्ज होकर आई। उसके बाद आया था साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यानी लोगों के मन में जो है वो साइंस के प्रति और ज़्यादा वो होने लगी, मतलब उत्सुकता होने लगी, क्यों ये होता है, क्या ये लाइफ प्रोसेस है, क्यों थंडरिंग होती है और रेन होता है। तो इस सब के बारे में लोगों में रुचि जो है वो बढ़ने लगी। Secondly, the 18th century thinkers upheld reason as a measure to judge social institutions and their suitability for human nature. यहाँ पे जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बोला था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था और फिड्यूशरीज के अंदर में था तो एब्सोल्यूटिज्म था। मतलब क्या था कि लोग अगर एक जो चर्च के जो ओनर है वो लोग अगर बोल देते थे कि ये बंदा चर्च में एंटर नहीं हो सकता, तो अब क्या हुआ, जब एब्सोल्यूटिज्म ख़त्म हो गया तब लोग रीज़न करने लगे कि मैं क्यों नहीं एंटर कर सकता, ये भगवान का घर है और ये सबके लिए सेम है, मैं क्यों नहीं एंटर कर सकता। तो ये लोगों में जज करने की और कौन सी सोसाइटी किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं सही है, वो लोगों में रीज़न करने की क्षमता जो है वो आ गई। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 अदर इंटेलेक्चुअल व्यूज ऑफ सोशियोलॉजी या इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट व्यू इज फिलॉसफी ऑफ सोशियोलॉजी, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, The basic assumption of this philosophy was that society must progress through a series of steps from simple to complex step. Its contribution on the philosophical side to sociology can be seen in the notions of development and progress. On the scientific side, it has given the concept of historical periods of social types. यहाँ पे इस हिस्ट्री मतलब क्या, प्राचीनता, प्राचीन काल। तो यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री मतलब जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, इवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस या इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी है, इट हैज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और उसी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोसाइटी को स्टडी करने के लिए भी इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया एंड दिस वाज नोन एज फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। कुछ साइंटिस्ट थे जैसे ऑगस्ट कॉम्टे, हेवर्ट स्पेंकर, कार्ल मार्क्स एंड मेनी अदर्स रिफ्लेक्टेड दिस इम्पैक्ट दिस इंटेलेक्चुअल ट्रेंड इन देयर सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स। बात की जो आपको सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के चैप्टर्स में अच्छे से मिलेगा, कार्ल मार्क्स के क्या क्या व्यूज़ थे, उसके बाद मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म क्या था, हर्बर्ट स्पेंसर के क्या क्या व्यूज़ थे, ये सब आपको उस चैप्टर में मिलेगा। अभी बेसिक्स पढ़ लीजिए।
तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री बेसिकली ये था कि जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, चाहे वो सोसाइटी का हो चाहे वो लाइफ फॉर्म्स का हो, इट हैज़ इमर्ज फ्रॉम ए सिंपल टू ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और यहाँ पे अगर हम साइंटिफिक साइड से जाए तो यहाँ पे हम लोग साइंटिफिकली भी देख सकते हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन जो है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इमर्ज होके आया है, एंड दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल थियरी। पहला हमने देखा फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, दूसरा हम देखेंगे बायोलॉजिकल थियरी। The influence of the philosophy of history was further reinforced by the biological theories of evolution. It tended to be modeled on biology as an evident from the widely diffused conception of sociology as an organism, and forms the attempt to formulate general terms of social evolution. यहाँ पे जैसे हमने पहले स्लाइड में पहले टॉपिक में देखा कि फिलॉसफी ऑफ सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी एज ए होल किस तरह से इवॉल्व हुआ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अब हम देखेंगे इंडिविजुअल टर्म्स पे कि एवरी इंडिविजुअल बीइंग जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ बायोलॉजिकल बेसिस पे। जैसे हम लोग के प्राचीनता, हम लोग क्या थे, हम लोग चिंपांजी तो थे, हम लोग क्या थे, एप्स जैसे ही थे। एप से इंसान बने, इंसान से अभी कंप्यूटर्स हम लोग बना रहे, तो एक एक स्टेप हम लोग एडवांस जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग माइक्रो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, क्यूबिट्स के ज़रिए हम लोग कर रहे, क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, चाहे वो सोसाइटी का हो चाहे वो ह्यूमन का हो, पहले क्या होता था, पहले इतना सिंपल था। लेकिन अभी मेडिकल फील्ड में भी आप देखो तो हार्ट ट्रांसप्लांट, अभी तो हाल ही में ब्रेन ट्रांसप्लांट भी हुआ है, तो इतना ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रही है। तो इसको भी स्टडी करने के लिए जो सोशियोलॉजी के थिंकर्स हैं उन्होंने इस पर प्रयत्न किया। दिस वॉज ऑल्सो इमर्जिंग आउट। तीसरा व्यू है social survey. Social survey forms an important element in modern sociology. It emerged due to two reasons. One was the growing conviction that the methods of natural sciences could be extended to the study of human affairs. The other was the concern with poverty, following the recognition that poverty was not natural but social. तो उन दोनों के बाद ये जो दो प्रोसेस इवॉल्व होके आ रही थी, एक तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, दूसरा फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी यानी लाइफ फॉर्म्स, ये दोनों को सर्वे करने के लिए भी एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप जो है वो इमर्ज होके आया। और ये इमर्ज ग्रुप जो है, ये दो मेथड्स बेसिकली, दो रीजंस की वजह से इन्होंने ये सर्वे किया। फर्स्ट, जस्ट अ सेकंड, तो सबसे पहला रीज़न ये था ऑफ द सोशल सर्वे कि ये जो स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस जो हमने पहले देखा, पहले हमने देखा फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, उसके बाद हमने बायोलॉजी के बारे में देखा कि स्टडी ऑफ ह्यूमन जो नेचुरल साइंस है, जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इट कैन बी कनेक्टेड टू ह्यूमन अफेयर्स। तो नेचुरल साइंस, जैसे कि आप एक ट्राइब मान लीजिए, एक ट्राइब में जो लोग हैं, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में एक लोग हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका सोने जाने का तरीका सेम होता है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी इज़ कनेक्टेड, और ये सर्वे बेस्ड किया गया था। और सेकेंड रीज़न फॉर कंडक्टिंग ऑफ द सर्वे इज़ कि लोगों में ये मिथ थी कि पॉवर्टी जो है वो इनबॉर्न है, नेचुरल है। बट यहाँ पे इस सर्वे के बेसिस पे ये जो फिलोसोफर्स है उन्होंने प्रूव किया कि लोगों में जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, इट वाज नॉट अ नेचुरल फिनोमिनॉन, इट वाज अ सोसाइटियल फिनोमिनॉन, इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोसाइटी, इट वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कहीं किसी के पास बहुत ज़्यादा अमीरी है तो इसी वजह से कुछ और सेक्शन ऑफ लोग जो है वो गरीब और पॉवर्टी के शिकार है। तो सर्वे में अपने को दो रीजंस मिले। फर्स्ट कि रीज़न जो नेचुरल साइंस है इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द ह्यूमन अफेयर स्टडी। सेकंड कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस बट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ सोसाइटियल प्रोसेस। अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल कंडीशंस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। The social conditions stimulated the pioneers of sociology and provided the relevant themes of the emerging discipline of sociology। ये जो था उस दौरान यूरोप में जो social conditions थे, इन्होंने एक जो seed है, एक जो बीज है, उस बीज का काम किया। It acted as a pioneer for the emergence of sociology। उस दौरान social conditions क्या था? poverty था, inequality था, feudalism था, लोगों में orthodoxy थी, लोग जो थे एक मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे किसी पे भी, रैशनैलिटी नहीं थी। तो इन्हीं सब ने जन्म दिया सोशियोलॉजी को। तो उस दौरान सोशल कंडीशंस क्या थे? फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर थे सब।
तो उस दौरान द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट फार रीचिंग चेंजेस इन नॉट ओनली फ्रेंच सोसाइटी बट इन societies throughout Europe. It changed the political structure of European society and replaced the age of feudalism by heralding the arrival of democracy. तो यहाँ पे उस दौरान जब लोगों में रीज़न करने की क्षमता आई, तो उस दौरान जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था तो उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई, नॉट ओनली इन फ्रांस बट ऑल्सो अराउंड द नेबरिंग एरियाज. इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ा था. राजा राम मोहन रॉय जी या फिर हमारे जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, आपने सोशल रिफॉर्म्स में पढ़ा ही होगा, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था ये सारे जो फ्रेंच और रिवॉल्यूशन का. मतलब उसके बाद हमारे नेशनलिस्ट भी आए थे, जो इमर्जिंग नेशनलिस्ट थे, वो लोग में भी वो आया था कि ब्रिटिशर्स आर नॉट द सुप्रीम. यहाँ पे भी क्या था कि यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बताया गया था कि हाँ, चर्चेस जो है दे आर नॉट द सुप्रीम, वी हैव द पावर टू क्वेश्चन. तो इसी को फॉलो करते दिस प्रिंसिपल्स फॉलो थ्रू आउट नॉट ओनली इन यूरोप. इंडिया में भी इसकी झलकियाँ देखने को मिली. इंडिया में भी लोगों ने सोचा कि ब्रिटिशर्स आर नॉट द सुप्रीम, हमारा कल्चर इनएविटेबल नहीं है. तो राजा राम मोहन रॉय ने राजा राम टेस्टामेंट्स ऑफ वो लिखा हुआ था. उसके बाद राजा राम मोहन रॉय वॉज द नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसा. उन्होंने बोला कि देखो, रैशनैलिटी मतलब धर्म विश्वास करना सही होता, पर अंधविश्वास करना सही नहीं होता है. तो इस तरह से दयानंद सरस्वती ने बैक टू द वेदास जो है वो लाए थे कि हमारे वेदास इनएविटेबल नहीं है. यहाँ पे जो पुरानास है उनको उन्होंने जो है वो नलीफाई किया था, वो वेदास के ऊपर ही उन्होंने एम्फासिस किया था. तो इस तरह से ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो असर है वो थ्रू आउट द कंट्री, नॉट ओनली इन यूरोप, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो देखने को मिला था. उसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल कंडीशंस ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. उसके बाद एक और मेजर इवेंट हुआ जिसने पूरी सोसाइटी को हिला के रख दिया, दैट वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रीज इमर्ज होने लगी, और जब इंडस्ट्रीज इमर्ज होने लगी तब क्या हुआ कि लोग जो रहते थे गाँव में, मान लीजिए, तो वो जॉब की तलाश में इंडस्ट्री पे काम करने लगे. एंड नाउ दे वर नॉट ट्रीटेड एज स्लेव्स बट दे वर एज वर्कर्स, वेज अर्नर्स. वो अपना काम देंगे और उसके बदले में पैसे देंगे. ऐसा नहीं कि यू आर मैंडेटरी टू वर्क एज अ स्लेव, तुम नौकर हो. मतलब बहुत बुरा व्यवहार नहीं होता था. इट वॉज लाइक कि हम फैक्ट्रीज बनने लगे तो इसीलिए वो लोग अपना काम देंगे और इसके बदले में उसको पैसे देंगे. और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो असर है उनकी फैमिलीज़ में भी पड़ा. पहले क्या होता था कि रूरल एरियाज़ में वो सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब अपनी खाने पीने के लिए अपनी फैमिली के साथ ही रहते थे. मतलब बहुत लार्ज फैमिली थी, 10-12 लोग की फैमिली थी, सब लोग एक साथ रहते थे. लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ बननी स्टार्ट हुई तो लोग शिफ्ट होने लगे, या फिर हस्बैंड वाइफ अपने बच्चों को लेके शिफ्ट होने लगे, अपने माँ बाप से अलग होने लगे. तो फैमिली टाइज में भी असर होने लगा. और इस तरह से वो लोग एडवांसमेंट की ओर चलने लगे. अपना हक वो लोग मांगने लगे कि भाई मैं 10 to 6 ही काम करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, यू कांट फोर्स मी टू डू दैट. तो ये अपने हक के बारे में बोलने लग गए. उसके बाद मैं काम करूँगा तभी तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मैं तुम्हारा कोई खैरात नहीं ले रहा हूँ. तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से सोसाइटी में बहुत प्रोग्रेसिव चेंजेस देखने को मिली. उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड द फैक्ट्री सिस्टम हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ काउंटलेस राइटिंग्स इन द 19th century. The impact of technology and factory system led to large scale migration of people to the cities. Family relation change, relation between the laborers and the products of their labors change, and they worked for their wage. Life and work become depersonalized. जैसे कि मैंने कहा कि पहले क्या होता था, लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे. सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब एक अपना फार्म होता था, वहीं पे उगाते थे, वही खाते थे, अपनी फैमिली को भी खिलाते थे. ठीक है जी. लेकिन अब वो लोग का जो स्कोप है वो थोड़ा सा वाइडन हो गया, और वो लोग जब फैक्ट्रीज बनने लगी शहरों में, तो वो शहरों में काम की तलाश में माइग्रेट करने लगे, और इससे फैमिलीज भी उनकी छोटी होने लगी, एडवांस होने लगी. जैसे कि आजकल के ज़माने में आप लोग देखते ही हो. लेकिन ये जो सोशियोलॉजी का जो इमर्जेंस हुआ, इसमें भी लोग दो तरफा थे. आपको पता है ना, अगर आप कोई अच्छा काम करने जाओगे तो बीच में टांग अड़ाने वाले तो बहुत होते ही होते हैं. तो यहाँ पे भी टांग अड़ाने वाले बहुत ही होते थे, लेकिन वो अपनी लॉजिकल जो एक्सप्लेनेशंस थे सॉरी उनको उनके साथ आते थे. एक तरफ थे अपनी कंजर्वेटिव साइड जो बोलते थे नहीं ये है,
सोशियोलॉजी का जो इमर्जेंस है वो सही है, और दूसरी तरफ थे अपनी रेडिकल साइड कि एक तरफ हाँ एक तरफ ना, एक तरफ डिबेट करते थे कि हाँ सोशियोलॉजी का जो इमर्जेंस हुआ क्या ये सही के लिए हो रहा है, दूसरी तरफ बोलते थे कि सोशियोलॉजी का जो इमर्जेंस हुआ वो ना गलत के लिए हो रहा है। कौन से क्या कंजर्वेटिव थे, कौन से रेडिकल थे, वो आपको बाद के जो चैप्टर्स है उसमें डिटेल में सारी फिलोसफीज जो है वो पता चलेगी। ये बस आप देख लीजिए कि जैसे जैसे सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ आफ्टर दिस फेजेस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंस रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे थिंकर्स में भी बंटवारा होने लग गया। कोई थे कंजर्वेटिव साइड में, कोई थे रेडिकल साइड में। कंजर्वेटिव साइड बोले तो ये बोलते थे कि नहीं जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दे, तो क्या काई की ज़रूरत है ये नया नया करने की। तो रेडिकल जो थे वो लोग ये थे कि नहीं नहीं नई की ज़रूरत है ना, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं हम लोग, अपने बाबा आजम के ज़माने में थोड़ी रहेंगे। तो इस तरह की जो टंग ऑफ वार्स थी वो चल रही थी। तो आ गए हम लोग अपनी कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में आपने क्या सीखा? तो इनिशियली कंसर्न प्राइमरली विद द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सोशियोलॉजी continued to expand its scope, making its concern comprehensive enough to include not only the societies of sociology or politics, but also many other branches such as law, education, religion, family, etc., as stated by रॉबर्ट के मार्टिन। तो जैसे सोशियोलॉजी, जैसे इसका जन्म हुआ था कि लोगों की जो सोशल कंडीशन है उसको सुधारा जा सके, लोगों की जो कंडीशन ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सके, लेकिन धीरे धीरे करके सोशियोलॉजी का जो ब्रांच है वो पूरी तरह से फैल गया हर चीज़ में, लॉ में, एथिक्स में, मेडिकल में, हर चीज़ में सोशियोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। ये रॉबर्ट मार्टिन सर ने बोला है। ये हमारा कंक्लूजन पार्ट। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी कल डिस्कस करेंगे कि इसी चैप्टर के 11th नेक्स्ट क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।